नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। राहुल, सोनिया, केजरीवाल, अखिलेश, पीएम मोदी ने 100 मिनट में चुन चुन कर सबके धागे कैसे खोले हैं आज आपको दिखाऊंगा। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस ने कैसे देश को 40 से 50 साल पीछे किया, इसके बारे में मोदी ने क्या बताया यह भी दिखाऊंगा। नेहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी और उनकी पत्नी के वीडियो जिसका चैप्टर आज पीएम मोदी ने संसद में खोला था, वो रिसर्च लेकर आया हूं। मोदी तो मोदी, अखिलेश यादव ने भी आज संसद में कांग्रेस की कैसे पोल खोल दी, इसका भी चैप्टर है। फिर बात होगी दिल्ली चुनाव की। वोटिंग के पहले केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर क्यों पहुंचे भागे भागे। नोट, साड़ी, धमकी, गुंडागर्दी, वोटिंग से पहले की रात दिल्ली में कौन क्या कर रहा है। नव भारत के कैमरे पर दिल्ली के वोटर ने जो कह दिया वो किसको आज रात सोने नहीं देगा, यह भी दिखाऊंगा। फिर बात होगी महाकुंभ में, जहां कल पीएम मोदी पहुंचे, उससे पहले आज कहां पर योगी वर्सेस अखिलेश हो गया। अयोध्या के मिल्कीपुर में कल वोटिंग, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सपा सांसद फपक फपक कर रो पड़े। किस सांसद ने कह दिया कि कुंभ में आए साधुओं को तो डूबकर मर जाना चाहिए, आज यह भी दिखाऊंगा। पीएम मोदी ने आज चीन बॉर्डर के पास अचानक मिसाइलें क्यों लॉन्च करवा दी। भारत के वो हथियार जो दुश्मन की धुनाई और देश की कमाई दोनों बढ़ाने वाले हैं, इसका चैप्टर भी है। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। यह कमेटी 45 दिन में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अमित शाह ने वादा किया था कि गुजरात में यूसीसी के नियम में आदिवासी समाज के रीति रिवाज का संरक्षण होगा और समिति सभी धर्मों के गुरुओं से चर्चा के बाद रिपोर्ट बनाएगी। भारत और फ्रांस के बीच राफेल समुद्री लड़ाकू विमान का सौदा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक 10 से 12 फरवरी तक होने वाले पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी रक्षा डील पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद में भी तेजी आने की उम्मीद है। फ्रांस दौरे के दौरान पीएम मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में भाग ले सकते हैं। हरियाणा में मंत्री अनिल विज के बगावती तेवर के बाद उन्हें मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रभारी सतीश पुनिया ने उनसे मुलाकात की। सीएम नायब सैनी ने भी पहली बार अनिल विज की नाराजगी को लेकर बयान दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है। कैबिनेट बैठक में एक साथ बैठकर बातचीत हुई है। कनाडा में एक बार फिर पंजाबी सिंगर के घर पर हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ हमलावरों ने पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों के बंगले पर कई राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर जेंटा खरड़ ने ली है, जो कि जयपाल भुल्लर गैंग से जुड़ा हुआ है। जयपाल भुल्लर को खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला का करीबी बताया जाता है। भारत में चीतों को लेकर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से एक बार फिर अच्छी खबर आई। यहां मादा चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया है, जिसके बाद कूनो पार्क में चीतों की कुल संख्या 26 हो गई है, जिनमें 12 वयस्क चीते और 14 शावक हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शावकों के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और चीता प्रोजेक्ट से जुड़े कर्मचारियों को बधाई दी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। राहुल, सोनिया, केजरीवाल, अखिलेश, पीएम मोदी ने 100 मिनट में कैसे चुन चुन कर सबके धागे खोल दिए। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस ने कैसे देश को 40-50 साल पीछे किया, मोदी ने सब बताया। नेहरू, अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी और उनकी पत्नी के वो वीडियो जिसका चैप्टर आज पीएम मोदी ने संसद में खोला था। और मोदी तो मोदी, अखिलेश यादव ने भी आज कैसे कांग्रेस की पोल खोलकर रख दी संसद में। सबसे पहले इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री उन लोगों में से हैं जो उधार रखने में विश्वास नहीं रखते, सूद समेत लौटाते हैं। पब्लिक विश्वास दिखाती है, प्यार देती है, तो पीएम मोदी भी पब्लिक के लिए, देश के लिए काम करने में जी जान लगा देते हैं। इसी तरह विपक्ष मोदी को टारगेट करता है तो प्रधानमंत्री उसका भी जवाब ऐसे देते हैं कि सूद समेत सब वापस करते हैं। और आज भी उन्होंने वही किया। लोकसभा में पीएम मोदी करीब 100 मिनट बोले और इस 100 मिनट में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी पॉलिटिक्स के धागे खोल दिए। और यही वजह है कि राहुल गांधी कल इतना सब कुछ लोकसभा में बोले, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोले तो पूरे देश की नजर पीएम की स्पीच पर थी कि जब कल विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है दिल्ली में, पूरा चुनावी माहौल बना हुआ है, तब पीएम संसद में क्या बोलेंगे। और आज जब पीएम ने संसद में बोला तो फिर इस तरह से विपक्ष को छील कर रख दिया बॉस कि बहुत दिनों तक उन्हें याद रहेगा।
खास तौर पर गांधी परिवार के ऐसे धागे पीएम मोदी ने आज खोल दिए कि लोग भी हैरान रह गए। राजीव गांधी से लेकर नेहरू तक के किस्से जब पीएम मोदी ने खोलने शुरू किए तो सामने बैठे राहुल गांधी भी चुपचाप सब सुनते रहे। नेहरू का तो ऐसा किस्सा पीएम मोदी ने सुना दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि जो लोग विदेश नीति पर मोदी को कोसते हैं, उनके परिवार के लोग जब प्रधानमंत्री थे तो विदेश नीति को छोड़कर कौन कौन सी बातें हो रही थी। इसका पूरा चैप्टर आज खुलेगा। पीएम मोदी ने तो नेहरू पर लिखी किताब के पन्ने खोले थे। पाठशाला में हम रिसर्च के साथ वो वीडियो भी लाए हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी की वो बात सुनिए जिसे सुनकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर पूरा इंडी गठबंधन नेता का हर नेता शॉक्ड रह जाएगा। जो लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कैसे कुर्सी से हटाया जाए, मोदी की सरकार कब गिर जाएगी, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, चौथी बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उन्हें आज नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया। सुनिए पीएम मोदी ने आज क्या कहा, फिर आगे की बात बताता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने, और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। हम देश की आवश्यकता के अनुसार आधुनिक भारत बनाने के लिए, सक्षम भारत बनाने के लिए और विकसित भारत का संकल्प साकार करने के लिए हम आने वाले अनेक वर्षों तक जुटे रहने वाले हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर कर दिया कि बॉस वो कहीं जाने वाले नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो तीसरी ही टर्म है, अभी तो बहुत काम बचा है भाई जो देश के लिए करना है। विपक्ष के सारे अरमानों पर उन्होंने यह बोलकर पानी फेर दिया, खास तौर पर राहुल गांधी के लिए, जिन्हें कांग्रेस के लोग पीएम बनाने के लिए पता नहीं कितने साल से मेहनत कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई दूसरा आएगा तो राहुल गांधी उसको हरा देगा। अरे भैया, मौका नहीं है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब यह भी देखिए कि कल मोदी को घेरने वाले राहुल गांधी आज कैसे पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी के लपेटे में आ गए। नरेंद्र मोदी से पंगा लेने वाले राहुल गांधी और गांधी परिवार की आज तगड़ी क्लास लग गई। पीएम मोदी ने आज गांधी परिवार को लेकर एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा नहीं था। गांधी परिवार से इस समय 3 सांसद हैं। राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं लोकसभा में, और सोनिया गांधी जो हैं वो राज्यसभा की सांसद हैं। प्रधानमंत्री ने इनको निशाना बनाकर एक बहुत बड़ी बात बोल दी। पीएम ने कहा कि जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, इतना न्याय की बात करते हैं कि SC ST को न्याय मिले, वो बताए ना बॉस कि इस देश में कभी किसी SC या ST परिवार के 3 सांसद एक समय में हुए हैं क्या? गांधी परिवार के तो हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के एक ही परिवार के 3 सांसद एक साथ एक समय में संसद में हुए हैं क्या? सुनिए पीएम मोदी को। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में SC वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? SC वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में ST वर्ग के एक ही परिवार के 3 MP हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिलता। And the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं
और अर्बन नक्सल जिन बातों को बोलते हैं, इंडियन स्टेट के सामने मोर्चा लेना, ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। मुर्मू के भाषण को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बोरिंग बताया। आज मोदी ने तंज कसा कि अब इन्हें तो गरीबों की बातें बोरिंग लगेगी। गरीबी तो इनसे दूर हुई नहीं, ये लोग तो सिर्फ गरीबों की झोपड़ी में फोटो सेशन करवाने जाते हैं। सुनिए सोनिया और राहुल ने क्या कहा था और उन्हें आज मोदी ने कैसे जवाब दिया है आदिवासी समाज की तरफ से। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। आदरणीय सभापति जी, मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूं। राहुल गांधी की क्लास लगाने के बाद नंबर था फॉरेन पॉलिसी का। कल राहुल गांधी ने लोकसभा में विदेश नीति पर पीएम मोदी सरकार को घेरा था। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा था कि चीन अब भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर बैठा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे खारिज कर दिया, जबकि सेना ने इस पर असहमति जताई। इसी तरह राहुल गांधी ने अमेरिका के बारे में यह कहा कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का न्योता मिल जाए, इसके लिए पीएम मोदी ने कई बार विदेश मंत्री को अमेरिका भेज दिया था। राहुल गांधी ने बिना सबूत, बिना आधार के मोदी सरकार पर ऐसे आरोप लगा दिए। कल विदेश मंत्री को कहना पड़ा भाई कि वो कोई डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता लाने के लिए नहीं गए थे। लेकिन राहुल गांधी को कौन समझाए? वो ये भी नहीं सोचते हैं कि वो एलओपी हैं, क्या बोल रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं। दुनिया भर में उनका बयान छपेगा, बोला जाएगा, दुनिया के बाकी देश क्या सोचेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री न्योता लेने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजे हुए थे, जबकि कोई सबूत नहीं राहुल गांधी के पास। और पीएम किसी के शपथ ग्रहण में जाते भी नहीं है, हमेशा स्पेशल एनवॉय जाता है। यही बात विदेश मंत्री ने बताई। लेकिन राहुल गांधी ने जब बोला है, कभी भी कोई आरोप लगाया, उसका सबूत दिया है क्या? बोल दिए। आज पीएम मोदी ने इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी को विदेश नीति नहीं, विदेश नीति की सीख लेने की नसीहत की। राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। पीएम मोदी ने जिस किताब का जिक्र किया उसका नाम है JFK's फॉरगेटन क्राइसिस, यानी जॉन एफ कैनेडीज फॉरगेटन क्राइसिस। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को यह किताब पढ़ने की नसीहत दी। इस किताब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच मुलाकात और बातचीत का जिक्र है। पीएम मोदी ने इस किताब को लेकर क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस किताब में नेहरू जी को लेकर ऐसा क्या कहा गया कि आप भी सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में
भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस किताब से पता चलता है, JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब से, कि उस समय इतने विकट परिस्थिति में विदेश नीति के नाम पर क्या खेल चल रहा है। क्या खेल चल रहा था, उस किताब में क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन की भारत यात्रा का जिक्र है। किताब में लिखा गया कि जब कैनेडी की पत्नी जैकलीन भारत आई तो एम्बेसी ने उनके लिए एक विला किराए पर लिया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो प्रधानमंत्री आवास में ही रहे। कैनेडी की पत्नी जैकलीन को उस स्वीट में ठहराया गया जहां एडविना माउंटबेटन रहा करती थी। किताब में कहा गया कि आजादी के बाद एडविना भी लगातार भारत आती रहती थी। किताब में एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते का भी जिक्र है। किताब में कहा गया है कि नेहरू और एडविना के बीच अगर कुछ नहीं था, फिर भी यह तो तय था कि वो बहुत करीबी दोस्त थे। किताब में कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू का पूरा फोकस जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन पर था। किताब में यह भी दावा किया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जैकलीन से ज्यादा पैट कैनेडी में रुचि दिखा रहे थे, जो जॉन एफ कैनेडी की 27 साल की खूबसूरत बहन थी। किताब के दावे के मुताबिक जब नेहरू नवंबर 1961 में अमेरिका गए तो जॉन एफ कैनेडी ने नेहरू की यात्रा को अपने कार्यकाल की सबसे बुरी स्टेट विजिट बताया था। जॉन एफ कैनेडी को यह भी लगता था कि जवाहरलाल नेहरू की दिलचस्पी उनकी पत्नी जैकलीन में भी ज्यादा थी। इसी का जिक्र शायद प्रधानमंत्री कर रहे थे कि इस किताब में पढ़िए कि कैसी विदेश नीति उस जमाने में चल रही थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में यह सब बातें JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस किताब में। यह किताब लेखक ब्रूस रिडेल ने लिखी है। ब्रूस रिडेल CIA के एनालिस्ट भी रहे। उन्हें विदेश मामलों का जानकार माना जाता है। प्रधानमंत्री ने तो किताब की बात की। पाठशाला में हम आपको एक पुराना इंटरव्यू भी सुनवाते हैं ब्रूस रिडेल का, जिन्होंने यह किताब लिखी है। उस इंटरव्यू में ब्रूस रिडेल दावा कर रहे हैं कि नेहरू कैनेडी की पत्नी की तस्वीर अपने बेड के बगल में रखकर सोते थे जब तक जिंदा रहे। सुनिए किताब के बेटी इंदिरा गांधी के लिए क्या राय रखती थी, आप वो भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हिस्टोरिक कॉन्वर्सेशंस ऑन लाइव विद जॉन एफ कैनेडी इंटरव्यू में जैकलीन कैनेडी ने इंदिरा गांधी को लेकर यह कहा था कि वो यानी इंदिरा गांधी स्वभाव से रूखी, चिड़चिड़ी और बहुत खराब महिला थी। जैकलीन ने कहा कि वो इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो हमेशा मुंह बनाकर बैठी रहती थी। नेहरू के ऐसे ऐसे किस्से पीएम मोदी ने खोल दिए जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ नेहरू की बात नहीं की, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक गांधी परिवार में सबकी रियलिटी देश के सामने रखी। राजीव गांधी पर पीएम मोदी ने एक कार्टून की बात करते हुए बताया कि कैसे ये लोग सपने दिखा दिखाकर सत्ता में बने रहे, जबकि हकीकत में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको वो कार्टून भी दिखाऊंगा जिसका जिक्र पीएम मोदी कर रहा है। एक प्रधानमंत्री आए दिन 21वीं सदी बोला करते थे। एक प्रकार से रट गया था, तकिया कलाम जैसा हो गया था, तो बोलते थे 21वीं सदी। जब इतनी बार बोला जाता था तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में RK लक्ष्मण ने एक बड़ा शानदार कार्टून बनाया था। वो कार्टून बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस कार्टून में एक हवाई जहाज है, एक पायलट है। अब उन्होंने पायलट क्यों पसंद किया वो तो मुझे मालूम नहीं। कुछ पैसेंजर बैठे थे और हवाई जहाज एक ठेले पे रखा हुआ था और मजदूर ठेले को धक्का मार रहे थे
और 21वीं सदी लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री जिस कार्टून का जिक्र कर रहे हैं, आर के लक्ष्मण साहब ने जो बनाया था, ये वो कार्टून है जिसकी बात पीएम मोदी ने की थी। यह कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के लिए मशहूर कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने बनाया था और उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की राजनीति की पोल खोल कर रख दी थी, जो उस वक्त 21वीं सदी की बातें बहुत करते थे। राजीव गांधी पायलट भी थे, तो उनकी राजनीति पर व्यंग करते हुए आर के लक्ष्मण ने यह कार्टून बनाया था और इसका मतलब यह था दिखाने का कि 21वीं सदी की बात तो कर रहे हैं राजीव गांधी, लेकिन जिस गति से काम कर रहे हैं वो प्लेन उड़ नहीं रहा है, वो प्लेन ठेले पे खींच के ले जाना पड़ेगा 21वीं सदी वाला, ऐसी हालत थी देश की। इस गति से देश बढ़ता था। यह भी आज पीएम ने याद दिलाया कि उस गति में देश चलने वाला देश आज उसकी इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है बॉस। पीएम मोदी ने आज गांधी परिवार को लपेटते हुए कांग्रेस की बखिया उधेड़ी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे राजीव गांधी के वक्त सरकार 1 रुपया बेचती थी, 15 पैसा पहुंचता था। सुनिए एक बार यह बात पीएम ने क्यों याद दिलाई, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी ने सिस्टम में जो 85 पैसे की लीकेज होती थी उसको बंद कैसे किया। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनको मिस्टर क्लीन करने कहने की एक फैशन हो गई थी। उस प्रधानमंत्री जी को मिस्टर क्लीन कहने की फैशन हो गई थी। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था और उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। और उस समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। पंद्रह पैसा किसके पास जाता था, ये देश का प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पहले के जमाने में जो जो होता था उन्होंने अपने कार्यकाल में वो सब तिकड़में बंद करा दी। अब केंद्र सरकार अगर 1 रुपया भेजती है तो लोगों तक 1 रुपया ही पहुंचता है और यह तभी संभव हो पाया जब पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने आज पूरा हिसाब किताब सामने रखा, बताया कि कैसे उनकी सरकार ने जनता की पाई पाई बचाई। उन्होंने कहा कि 10 साल में सीधे लोगों के अकाउंट में 40 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिए। जल शुद्धता को बढ़ावा देकर हर परिवार का औसत 40,000 रुपया बचाया है। सरकारी कबाड़ बेचकर 2300 करोड़ रुपए देश को दिए। एलईडी बल्ब को बढ़ावा देकर बिजली की खपत कम की, 20,000 करोड़ रुपए वहां बच गए। सॉइल हेल्थ कार्ड योजना से प्रति एकड़ 30,000 रुपए की बचत हुई। आयुष्मान भारत योजना से बीमारियों पर खर्च होने वाले 1,20,000 करोड़ रुपए बचे। जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई से जनता के 30,000 करोड़ रुपए बचाए। यानी नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुए उसी का नतीजा है कि जो गरीब थे वो गरीबी से निकल सके। एक जमाना था जब गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे होते, दशकों तक ऐसे नारों से जनता को उलझा कर रखा गया, जमीन पर काम आम नहीं होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने 10 साल में यह तस्वीर बदली है। सुनिए इस पर पीएम ने क्या कहा। 5 दशक तक गरीबी हटाओ के नारे सुने हो और अब 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। गरीब का दुख, सामान्य मानवी की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे ही नहीं समझे जाते। आदरणीय सभापति जी, इसके लिए एक जज्बा चाहिए।
और मुझे दुख के साथ कहना है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। गांधी परिवार की जमकर क्लास लगाने के बाद पीएम मोदी ने दूसरे विपक्षी नेताओं को भी नहीं बख्शा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी आज मोदी की हिट लिस्ट में। मोदी ने केजरीवाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन शीश महल का जिक्र करके केजरीवाल पर करारा वार किया। पीएम मोदी ने कैसे केजरीवाल पर तगड़ा अटैक किया है, वोटिंग से एक दिन पहले सुनिए। आजकल मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर, लेकिन हमारा फोकस तो हर घर जल पहुंचाने पर है। हालांकि एक तरफ संसद में कांग्रेस पर चुन चुनकर पीएम मोदी ने वार किए, तो दूसरी तरफ उसी संसद में आज कांग्रेस के साथी अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धो डाला। अखिलेश यादव ने भी कैसे भिगो भिगो कर कांग्रेस की क्लास लगाई है, सुनिए जरा। अध्यक्ष महोदय, चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। दूसरा जो बात सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आ गए, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? लोकसभा स्पीकर ने भी मजे ले ली कि कांग्रेस पार्टी की पोल बीजेपी तो खोल ही रही है, सपा वाले भी खोल रहे हैं। खैर, पाठशाला में बगली क्लास। दिल्ली में वोटिंग के पहले केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर क्यों पहुंच गए भागे भागे? नोट, साड़ी, धमकी, गुंडागर्दी। वोटिंग से पहले की रात दिल्ली में कौन क्या कर रहा है? नव भारत के कैमरे पर दिल्ली के वोटर ने जो कह दिया, वो आज रात किसे सोने नहीं देगा। दिखाता हूं ना इस चैप्टर। दिल्ली की पब्लिक अपनी नई सरकार चुनने के लिए तैयार है। कल दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ने हैं और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि कांग्रेस इस लड़ाई में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान सभी पार्टियों के दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया। दिल्ली में मुफ्त के वादों की होड़ लगी रही, लेकिन अब जनता की बारी है कि वो किसकी तरफ अपना ध्यान रखेगी। दिल्ली में वोटिंग के लिए 13,766 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। करीब 1.5 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जो अलग अलग पार्टियों के 699 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। लेकिन दिल्ली में कल वोटिंग हो उससे पहले बड़ा बवाल हो गया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग की कुंडी खड़का दी। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस जगह जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। बीजेपी और दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी के डर से लोग कल वोट डालने से घबराए नहीं। इस पर भी चुनाव आयोग ने कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि लोग वोट डालने जरूर जाएं। इसकी आशंका है कि बीजेपी पैसे देकर लोगों की उंगली पर काली स्याही लगाएगी, तो चुनाव आयोग ने इस पर भी एक्शन लेने का आश्वासन दिया है। सुनिए चुनाव आयोग से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। फिर आपको वोटिंग से पहले केजरीवाल और बीजेपी के बीच छिड़ी भयंकर लड़ाई की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊंगा।
चुनाव आयोग को कई सारे ऐसे मामले बताए जहां जिसकी वजह से जगह जगह हिंसा हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, कैसे दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करवाई जा रही है, कई सारे इंसिडेंट्स बताए। चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी और चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए वो सभी कदम उठाएंगे। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने दावा किया कि केजरीवाल वोटिंग से पहले घबराए हुए हैं, इसलिए वो कभी चुनाव आयोग के दरवाजे जा रहे हैं, कभी भगवान को याद कर रहे हैं। आज दिन में अरविंद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ हनुमान मंदिर में पूजा की। बीजेपी कह रही है घबराहट की निशानी है। बीजेपी इस बात को भी उठा रही है कि केजरीवाल के साथ साथ उनकी टीम के सारे लोग घबराए हुए हैं, इसलिए वोटिंग से पहले बवाल मचाया हुआ है। सबसे ज्यादा बवाल कालकाजी में मचा, जहां सीएम आतिशी की टक्कर बीजेपी के रमेश बिदूड़ी से। आज सुबह सुबह सीएम आतिशी ने आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से बीजेपी उनके चुनावी क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रही है। इसके लिए आतिशी ने एक के बाद एक कई वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। आतिशी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, तस्वीर में दिख रहे शख्स को रमेश बिदूड़ी का भतीजा बताया और आरोप लगाया कि कालकाजी का वोटर न होते हुए भी वो प्रचार खत्म होने के बाद भी कालकाजी में घूम रहे हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने रमेश बिदूड़ी के रिश्तेदार की गाड़ी को बिना जांच के जाने दिया। इसके बाद आतिशी ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि जो लोकल लड़का इस घटना का वीडियो बना रहा था, पुलिस उसे ही पकड़कर लात मारते हुए लेके गई। आतिशी ने इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वीडियो बनाने को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर की एक शख्स से बहस होती हुई नजर आ रही है। कालकाजी में हुए इस बवाल के बाद सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया, जिसे आतिशी ने एक तरफा कार्रवाई बताया। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। सुनिए पूरे मामले पर सीएम आतिशी और रमेश बिदूड़ी दोनों क्या कह रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पुलिस को बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे प्रकरण में रमेश बिदूड़ी जी की टीम पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि मेरे ऊपर एफआईआर किया। देखो, आतिशी जी को कानून का, संविधान का सम्मान करना चाहिए। वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं और ये छिछोरी हरकतें, झूठी अफवाह फैलाना, बातें बढ़ाना, रमेश बिदूड़ी का परिवार यहाँ पर घूम रहे। दुनिया में कौन ऐसा पॉलिटिकल लीडर है कि जब कहीं चुनाव लड़ता है तो उसकी फैमिली मदद नहीं करती है। बवाल सिर्फ कालकाजी में ही नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी ने बवाना विधानसभा सीट का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बवाना में मुस्लिम वोटर्स को पुलिस सिक्योरिटी में अजमेर शरीफ भेजा जा रहा था, ताकि लोगों को वोटिंग करने से रोका जा सके। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए 20 बसेस के इंतजाम किए जाने का भी आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी का दावा था कि बवाना से उनके कैंडिडेट जय भगवान उपकार के विरोध के बाद बसों को वापस भेजा गया। आम आदमी पार्टी ने कालकाजी में गुंडागर्दी, बवाना में मुस्लिम वोटर्स को अजमेर शरीफ भेजने के आरोप लगाए। तो राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में बीजेपी कैंडिडेट पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद सलवार सूट बांटने का आरोप लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया, उसमें एक गाड़ी में सलवार सूट रखा हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट से बीजेपी कैंडिडेट उमंग बजाज पर वोट के बदले सूट और पैसे बांटने का आरोप लगाया। यही नहीं, राजेंद्र नगर सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसमें उन्हें इंडी गठबंधन के साथी अखिलेश यादव का साथ मिला। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। पहले अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताऊंगा दिल्ली में चुनाव में इंडी अलायंस की पार्टियों के बीच बन रहे गठजोड़ की तुलना बीजेपी ने चाउमीन से क्यों कर दी और वो इसमें टी शर्ट और मफलर को क्यों ले आए। हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जितना अन्याय करेगा, जितना अन्याय होगा, उतना ही आप और मजबूत होगी। आपके साथ जनता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईसी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करता है। जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के अन्याय करती है। अखिलेश यादव से कोई पूछे कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर अगर अन्याय करते हैं तो इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को 70 में से 67, 70 में से 62 सीटें कैसे आती हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर लोकसभा में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर अनोखे अंदाज में आज हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में इंडी अलायंस में शामिल टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। दिल्ली चुनाव के बहाने संबित पात्रा ने इंडी अलायंस को भी निशाने पर लिया और कहा कि ऐसा उलझा हुआ गठबंधन है जो चाउमीन और नूडल्स को भी मात दे दे। सुनिए संबित पात्रा को।
कल दिल्ली का चुनाव है। अब इंडिया अलायंस को लेकर किस प्रकार की भ्रामक स्थिति बनी हुई है आप देखिए। नाम लेना मना है, इसलिए बिना नाम लिए ही मैं बता देता हूं। टी शर्ट और मफलर के बीच लड़ाई चल रही है। टी शर्ट ने कहा है उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी, माने मफलर ने, उन्होंने एक नई तरीके की राजनीति की बात की थी। खंबे पर चढ़ गए थे स्वेटर पहनकर, छोटी सी गाड़ी में आया था। कौन सी गाड़ी थी? एल्टो थी। तो किसी ने पीछे से कहा नहीं वैगनार। अच्छा वैगनार से आए थे और सीधे शीश महल में जाके पार्किंग हुई है उनकी, सीधे शीश महल में। सबसे बड़ा घोटाला शराब घोटाला किया है, ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने आम आदमी पार्टी के लिए भरे सभा में कहा है। और मफलर भी पीछे नहीं हटे, मफलर ने भी अटैक किया है। मफलर ने भी कहा है टी शर्ट को कि टी शर्ट और टी शर्ट के जीजाजी ये दोनों नेशनल हेराल्ड केस में जेल के अंदर चक्की पीसने चाहिए। ये टी शर्ट और टी शर्ट के जीजाजी बाहर कैसे? गजब ही चल रहा है। टी शर्ट मफलर कौन क्या बोल रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ आरोपों के बीच चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। वोटर्स को मदद का भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए चुनाव के दिन सीआरपीएफ की 220 कंपनियां तैनात रहेंगी। होमगार्ड के 9000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के 35,000 से ज्यादा जवानों की भी तैनाती हुई है। दिल्ली में तो भयंकर ड्रामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए दिल्ली चुनाव जीतना चुनौती बना हुआ है, लेकिन बीजेपी के लिए एक चुनौती उत्तर प्रदेश में भी है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। महाकुंभ में कल पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। उससे पहले आज कहां योगी वर्सेस अखिलेश हो गया और अयोध्या के मिल्कीपुर में कल बाइपोल की वोटिंग है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सपा सांसद फपक फपक कर रोड पड़े। किस सांसद ने कह दिया कि कुंभ में आए साधुओं को तो डूब के मर जाना चाहिए? अब इसका चैप्टर। कल का दिन बहुत जबरदस्त होने वाला है बॉस। दिल्ली में वोटिंग, उधर महाकुंभ में पीएम मोदी की डुबकी। लेकिन महाकुंभ में पीएम के पहुंचने से पहले ही उत्तर प्रदेश में एक जबरदस्त लड़ाई योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़ी हुई है। कल चुनाव तो दिल्ली में है, लेकिन सीएम योगी के लिए और अखिलेश यादव दोनों के लिए कल बड़ा दिन है, क्योंकि एक चुनाव अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी होना है। मिल्कीपुर वो सीट है जहां सीएम योगी जीतकर लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला लेना चाहेंगे, और मिल्कीपुर वो उपचुनाव है जहां अखिलेश यादव योगी को जीत से रोकना चाहेंगे। इससे पहले योगी से उपचुनाव अखिलेश हार चुके हैं, लेकिन यह उपचुनाव जिसके लिए कल वोटिंग होनी है, यह उस वक्त हो रहा है जब महाकुंभ में हुए हादसे पर लगातार राजनीति हो रही। अखिलेश यादव महाकुंभ हादसे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मृतकों के सही आंकड़े जारी करने की डिमांड कर रहे हैं। सीएम योगी भी अखिलेश को लेकर अटैक मोड में। अब मिल्कीपुर में 5 फरवरी यानी कल वोटिंग होनी है। वहां किस तरह के समीकरण है और अखिलेश यादव के लिए कितनी मुश्किल है वो आगे बताऊंगा। पहले आपको महाकुंभ को लेकर सीएम योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग की एक झलक दिखाता हूं। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी। मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता महाकुंभ की नेगेटिव ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं। महाकुंभ में जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उस एक हादसे की वजह से पूरे महाकुंभ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्ष को शायद इसी मौके की तलाश थी। जैसे ही मौका मिला, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। अखिलेश यादव तो महाकुंभ शुरू होने से पहले ही सवाल उठा रहे थे। महाकुंभ में हुए हादसे पर अखिलेश लगातार सवाल कर रहे हैं। संसद में भी अखिलेश ने महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया, कहा कि सरकार महाकुंभ में मृतकों के आंकड़े छिपा रही। महाकुंभ का आयोजन पहले भी होता था, लेकिन ऐसे हादसे नहीं हुए थे। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताता हूं योगी ने क्या जवाब दिया। जिनका दावा था
कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं। उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूड भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थी, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था। सपा सांसद जया बच्चन कल कह रही थी कि लाशों को गंगा में बहा दिया। राम गोपाल यादव कह रहे थे कि लाशों को जमीन में दफना दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाशें मोर्चुरी में हैं और कह रहे हैं कि कहां हैं बाकी की लाशें पता नहीं। तो ये जया बच्चन को भी तो समझाइए सर, वो तो कह रही हैं गंगा में। राम गोपाल यादव को भी तो समझाइए, वो तो कह रहे हैं जमीन के नीचे हैं और आप कह रहे हैं आपको पता नहीं। और जो कुछ लाशें हैं वो तो मोर्चरी में। जिसको जो मन आ रहा है वो कह रहा है। अखिलेश यादव को सुनकर तो यही लग रहा है कि वो इसी ताक में बैठे थे कि उन्हें बीजेपी को घेरने का मौका मिल जाए। सुनिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव को क्या जवाब दिया। उसके बाद बताऊंगा कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे पर डिमांड क्या की। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर सवाल ही नहीं उठा रहे, बल्कि अखिलेश यादव ने तो आज महाकुंभ हादसे को लेकर 4 डिमांड भी कर दी। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दे दी जाए। मृतकों की संख्या, घायलों का इलाज, भोजन, पानी, परिवहन का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर एक्शन लिया जाए। सच छिपाने वालों को सजा दी जाए। एक तरफ अखिलेश यादव सच सामने लाने की डिमांड करते रहे, तो दूसरी तरफ ऐसा झूठ फैलाया जिसकी पोल खुद सीएम योगी ने खोल दी। अखिलेश यादव ने संसद में चैलेंज दिया, कहा कि सरकार का दावा कुंभ में 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करने का था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अखिलेश के दावे पर सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। अखिलेश यादव को सवाल करने चाहिए थे कि महाकुंभ में हुए हादसे पर सरकार ने क्या एक्शन लिया, कहां कमियां रह गई, व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जा सकता था। लेकिन अखिलेश यादव तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सीएम योगी कब शोक प्रकट करेंगे। देखिए संसद में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर क्या कहा और उस पर सीएम योगी का जवाब। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं
जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी को शोक प्रकट करने में 17 घंटे लगे। तो क्या इन 17 घंटों तक सीएम योगी ने कुछ नहीं किया? अखिलेश यादव के दावे का फैक्ट चेक भी देखते हैं। संगम नोज पर 29 जनवरी को रात 1 बजे हादसा हुआ और हादसे के तुरंत बाद सीएम योगी एक्टिव हुए, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने शुरू हुए। पीएम मोदी ने सुबह 4 बजे सीएम योगी से बात की। सीएम योगी पल पल की जानकारी पीएम मोदी को भी देते रहे। पीएम मोदी ने सुबह महाकुंभ हादसे पर दुख जताया। सरकार की पहली प्राथमिकता व्यवस्था को संभालने की थी उस वक्त। इसके बाद घायलों की जान बचाना बड़ी चुनौती थी। जहां तक 17 घंटे बाद बयान देने की बात है, तो प्रशासन ने पूरी जानकारी के बाद ही सार्वजनिक बयान जारी किया। अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से बीजेपी के अंदर फूट दिखाने की भी कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ में सामंजस्य नहीं बैठ रहा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। इसी तरह की बात लोकसभा चुनाव के समय भी कही गई थी। तब यह नैरेटिव सेट करने का प्रयास हुआ था कि सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश यादव तो कहते थे कि आज नहीं, कल नहीं, परसों, कब पता नहीं ये सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। आज तक तो गई नहीं। लेकिन सुनिए आज अखिलेश यादव ने क्या दोहराया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। सुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, आप इंजीनियर की डब्बा हैं। ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति झंडा को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकराट नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है। आपका एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता करना। और ये बात अगर छिपी हुई हो। अखिलेश यादव जिस नमस्कार न करने वाले वीडियो की बात कर रहे हैं वो भी फेक निकला। नमस्कार हुआ था, हमने ही आपको पाठशाला में दिखाया था। खैर, सीएम योगी को लेकर इस तरह की बातें काफी पहले से हो रही। यहां तक कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन इन बातों की सच्चाई सिर्फ एक तस्वीर से ही आपको पता लग जाएगी। 27 जनवरी को सीएम योगी और अमित शाह ने महाकुंभ में स्नान किया था। उस दौरान दोनों को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई टेंशन है, कोई तनाव है। जो बातें विपक्ष कर रहा है उसमें कोई सच्चाई तो नहीं दिखी। सीएम योगी ने संगम स्नान के दौरान अमित शाह पर पानी भी डाला था, उसकी भी तस्वीरें आई थी। आज संसद में महाकुंभ हादसे पर अखिलेश यादव ने यह दिखाने की कोशिश की कि सरकार से ज्यादा फिक्र उन्हें थी। लेकिन कुंभ हादसे को लेकर विपक्ष कितना संवेदनशील है, आपको वो भी दिखाता हूं। जहां इतना बड़ा सनातन का आयोजन हो रहा है, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही। जैसे सांसद पप्पू यादव को सुनिए, उन्होंने महाकुंभ में आए साधु संतों और नागा साधुओं पर विवादास्पद बयान दे दिया। यहां तक कह दिया कि इनको डुबकी लगाकर मर जाना चाहिए। सुनिए पप्पू यादव। मैं एक बाबा का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोट करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जो लोग मरे हैं वो मोक्ष चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि लगभग बाबा और नागा और जो नेता वहां जाते हैं और जो बड़े पैसे वाला, उनको भी डुबकी लगा के मर जाना चाहिए ताकि इन लोगों का कल्याण हो जाए, ये मोक्ष पे चल जाए। एक तरफ महाकुंभ है तो दूसरी तरफ मिल्कीपुर का उपचुनाव। यूपी में ही योगी 2 पाली में परीक्षा दे रहे हैं और दोनों परीक्षाओं में उनके लिए अखिलेश यादव चुनौती बने हुए हैं। हालांकि मिल्कीपुर की परीक्षा महाकुंभ से थोड़ी अलग है, क्योंकि यहां फैसला पब्लिक को करना है, जिसका रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएगा। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव ने पहला बड़ा दाव चला कि चुनाव में धांधली हो रही है, कह दिया। उनके वोट काटे जा रहे हैं।
जनता को गुमराह किया जा रहा है। वहीं मिल्कीपुर में अखिलेश के सांसद और समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद ने माहौल पहले ही बना रखा है और उपचुनाव की राजनीति को अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। अयोध्या में एक दलित लड़की की हत्या के मामले में बोलते समय अवधेश प्रसाद दहाड़े मारकर रोने लगे। अवधेश प्रसाद का यह वीडियो वायरल हो गया। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव है। अब अवधेश प्रसाद कैमरे के सामने रो रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की याद दिला रहे हैं। सुनिए एक बार जरा उनको। सीता मैया कहाँ हो, राम हो। आंख से एक बूंद आंसू गिर नहीं पा रहा। लेकिन अवधेश प्रसाद को रोने के बाद मीडिया में कवरेज मिली तो उन्होंने अपना रोना जारी रखा। भरे मन से भाषण देते हुए अवधेश प्रसाद एक बार फिर रोने लगे, जमकर रोए। उनको लगा ये तो चल रही है स्क्रिप्ट, ये तो फिल्म चल रही है, फिल्म हिट हो रही है। सुनिए एक बार। हम हिंदू धर्म मानते हैं, उसको दफनाया नहीं गया, उसको जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफना दिया गया। उसके रोते लगते बाप को, भाई को मिट्टी देने से रोका गया। हिंदू धर्म का पालन नहीं हुआ है। हिंदू धर्म में लाश का दफनाने का श्रद्धापूर्वक दफनाया जाता है। कंधा नहीं लगाने दिया, बाप को मिट्टी नहीं डालने दिया। इससे बड़ा हिंदुस्तान में नहीं है। अवधेश प्रसाद रो रहे हैं। चलिए रो रहे हैं, अच्छी बात है, आंसू बहा रहे हैं, दुखी हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन सवाल यह कि अवधेश प्रसाद के आंसू तब कहां चले गए थे जब अयोध्या के ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर आरोप लगे थे। मोहित खान पर रेप का आरोप लगा था। मोहित खान और अवधेश प्रसाद की एक साथ वाली तस्वीरें सबके सामने आई थी। लेकिन तब अवधेश प्रसाद दहाड़े मारकर नहीं रो रहे थे। तब उन्होंने नहीं कहा था कि अरे बाप रे राम जी कहां चले गए, सीता मैया कहां चली। चुनाव से ठीक पहले निकले अवधेश प्रसाद के आंसू सियासी हैं या नहीं, ये तो मिल्कीपुर की पब्लिक तय कर देगी। अब मैं आपको मिल्कीपुर की जनता की आवाज सुनवाता हूं। उनके लिए चुनावी मुद्दा है या कुछ असर भी हुआ है इन आंसुओं का? सुनिए पब्लिक क्या बता रही। ये तो चुनावी आंसू है, हकीकत में ये है चुनावी आंसू है। ये आंसू चुनावी आंसू है, अपने मतलब के लिए रो रहे हैं। इन आंसुओं को कैसे देख रही है? नहीं, ये चुनावी आंसू था, घड़ियाली आंसू जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, वो अब रियल में जो वो दिखते हैं वैसे हैं नहीं। क्या आंसू उनके वोट मांगने के लिए? नहीं वोट मांगने नहीं है, उनके आंसू हकीकत के हैं। हकीकत के हैं जी। तो क्या लगता है चुनाव के समय ये आंसू बहाना, किसी परिवार की लड़की के साथ घटना, उसके परिवार को चुनावी मुद्दा बनाना, ये सही है? नहीं सही नहीं है। सही है कि वो हमेशा वो करते हैं, समाज की वो सेवा के लिए हमेशा है वो। लेकिन चुनाव के समय रोते हैं। नहीं हमेशा उनके दुख सुख के लिए हमेशा वो आते हैं। चुनावी आंसू है। अपने लड़के को यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं। तो लड़ा रहे हैं, तो परिवारवाद किए हैं। क्योंकि इसके पहले जब घटना हुई थी तब इतना ये रिएक्शन नहीं किए थे वो, जितना आज वो कर रहे हैं। चुनाव कल है। हाँ, तो क्या लगता है जनता? बाकी उनके जो आंसू है उसके हम समर्थक हैं कि बेटी के साथ जो गलत हुआ है उसकी कार्रवाई होना चाहिए। वो तो चुनाव के पहले। हाँ, चुनाव के पहले तो नहीं। यानी पब्लिक साफ कह रही है कि अवधेश प्रसाद फर्जी रो रहे हैं, ये असली आंसू नहीं है। कहीं पब्लिक चुनाव में इनके आंसू सच में ना निकाल दे, ऐसा रिजल्ट ना आ जाए। अवधेश प्रसाद के आंसुओं को लेकर समाजवादी पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि अब आंसुओं के भरोसे ही चुनाव प्रचार कर रही है। वाराणसी की तस्वीर देखिए, जहां लगा सांसद अवधेश प्रसाद का एक पोस्टर वायरल हो रहा है। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता आलोक सौरभ की तरफ से लगाया गया। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जो अवधेश प्रसाद की फोटो लगी है, उस फोटो में भी वो रो रहे हैं। साथ ही पोस्टर में लिखा है, आंसुओं का होगा हिसाब, मिल्कीपुर की जनता देगी जवाब। जवाब क्या देती है पब्लिक, वो तो पता चल जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। पीएम मोदी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकुंभ स्नान पर एक बड़ी खबर आ गई है। पीएम मोदी कल महाकुंभ जाएंगे और पीएम मोदी सुबह 11 बजे संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। इसके बाद मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5 फरवरी को मोदी का महाकुंभ जाने का प्लान पहले से था, लेकिन अब प्रधानमंत्री दफ्तर से यह कंफर्म हो चुका है कि मोदी कल महाकुंभ जा रहे हैं और सुबह 11 बजे सनातन के सबसे बड़े पर्व महापर्व महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी भी डुबकी लगाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।